एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं। राजेश नायक आ चुके हैं। टोटल 30 मार्क का आएगा। किसमें आएगा बच्चा 30 नंबर का? राजेश जी आ चुके हैं, वासु आ चुके हैं, मिस्टर शंकर आ चुके हैं, राहुल, पंकज, उपेक्षा, आईपीएस निरंजन। निरंजन जी आपको आईपीएस बनना है क्या? हाँ चलो भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमारा चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। हमने कितना पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद पढ़ा था रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? नोज से स्टार्ट होता है। नोज वाली एयर कहां जाती है? वो जाती है फेरिंग्स, जिसे आप ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स से जाती है लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं, जहां से आपकी साउंड जनरेट होती है, जहां से आपकी आवाज बनती है। और लैरिंग्स के बाद आपका साउंड बनाता हुआ एयर कहां जाता है? ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया को बोलते हैं श्वास नली, सांस वाली नली, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं सांस वाली नली। फलाना इंसान की सांस वाली नली ब्लॉक हो गई, फलाना इंसान की सांस वाली नली फट गई, जिससे उसकी डेथ हो गई, है ना। आप किसी का गला दबा के मार दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा करना नहीं है। अगर आप किसी का गला बहुत जोर से दबाओगे तो क्या होगा? उसकी श्वास नली फट जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। राइट। अब मैंने कल की क्लास में ये पढ़ाया था कि इस तरीके से ट्रैकिया आता है और ट्रैकिया आगे चलकर ऐसे डिवाइड हो जाता है दोनों फेफड़ों के अंदर। इतनी क्लास मैंने पढ़ाई थी। उसके बाद कल थोड़ा बारिश ज्यादा ही हो रही थी, उसकी वजह से इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई थी, तो शायद 35-40 मिनट की क्लास हो पाई थी। उसके बाद आपकी क्लास कट हो गई थी। अब यहीं से मुझे वापस क्लास स्टार्ट करना है। आज थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है मे बी, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर एल्वेलाई और ये सारी चीजें पढ़ डालेंगे आज। तो सुनिए बच्चा, ट्रैकिया जो है वो इस तरीके से एयर लेके आ रही है। ये एयर आ रही है। अब एयर तो दोनों फेफड़ों को चाहिए ना, बाएं फेफड़ा दायां फेफड़ा, लेफ्ट लंग राइट लंग, दोनों को क्या चाहिए? एयर चाहिए। तो ट्रैकिया आगे चलकर डिवाइड हो जाती है दोनों फेफड़ों के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर। ठीक इस तरीके से जैसे इस फोटो में है, इस तरीके से ट्रैकिया आया और ये ट्रैकिया क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है लेफ्ट और राइट लंग में। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, अर्जेंट है क्या? मेरी क्लास में हूं मैं। अभी मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद बात करूंगी। प्लीज थोड़ा सा तुम देख लो, 3 मंथ्स का प्लान ले लो ना, क्या है जियो वाला, वो देख लो। हाँ हाँ जी। तो ट्रैकिया इस तरीके से आगे चलकर दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। राइट। अब बच्चा हेडिंग देंगे हम लंग्स। अब पढ़ेंगे फेफड़ों के बारे में, कुछ बातें जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को कुछ चीजों में डाउट रहता है, सारी बातें आज हम करेंगे। लंग्स जिसे हिंदी में फेफड़ा भी कहते हैं या हिंदी में फुफ्फुस भी कहते हैं। अभी ट्रैकिया का डिवीजन समझाऊंगी, ट्रैकिया का डिवीजन समझाऊंगी, लेकिन कुछ फेफड़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्रैकिया का डिवीजन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो। राजू यस बच्चा, देख पा रही हूं आपका कमेंट। जरा सुनिएगा, लंग्स जो होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े क्या होते हैं? पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं फेफड़े कहां होते हैं, तो आप कहोगे चेस्ट में होते हैं। चेस्ट से अच्छा है आप कहेंगे थोरेसिक कैविटी में। फेफड़ों की जो लोकेशन होती है वो होती है थोरेसिक कैविटी, जहां पर फेफड़े होते हैं, जिसे आप चेस्ट कैविटी बोलते हैं। बायोलॉजी में उसे थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा कहा जाता है। यहां पर इस हिस्से में ये आपका ट्रैकिया आगे चलकर ऐसे डिवाइड हो जाता है, इधर वाला लेफ्ट लंग है, इधर वाला राइट लंग है, इस तरीके से। तो इस कैविटी को कहा जाता है वक्षीय गुहा, थोरेसिक कैविटी, जहां पर आपका फेफड़ा होता है, जहां पर आपका हार्ट होता है, जहां पर आपकी पसलियां होती हैं। इन फेफड़ों के बाहर इस तरीके से आपकी रिब्स लगी हुई है, पसलियां लगी हुई है, ताकि फेफड़े को और हार्ट को प्रोटेक्शन मिलती रहे। अपनी स्किन, अगर आप अपनी स्किन उठाओगे, स्किन को हटा दोगे, तो उसके नीचे आपको पसलियां मिलेंगी, रिब्स मिलेंगी, जो 12 जोड़ी होती हैं, टोटल 24 होती हैं। उन पसलियों के नीचे आपके फेफड़े होते हैं, इस तरीके से बायां और दायां फेफड़ा। एक पेयर लंग्स होते हैं, लिख लेना, 1 पेयर लंग्स होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, जिनका कलर
आपके फेफड़ों का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है पिंक कलर, गुलाबी कलर के फेफड़े होते हैं। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इनमें से किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो आपके फेफड़े भूरे होकर और काले पड़ सकते हैं, क्योंकि इन सब का टार आपके फेफड़ों में जाके जम जाता है, जिससे आपके फेफड़ों का जो नेचुरल कलर होता है पिंक, उससे आपके ब्राउन होने लग जाते हैं। या अगर आप कोई ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो पॉल्यूशन वाले पॉल्यूटेंट जाकर आपके फेफड़ों के अंदर जम जाते हैं, जिससे भी आपका फेफड़ा भूरा हो सकता है या काला पड़ सकता है। लेकिन भगवान ने आपको फेफड़ों को क्या दिया है, नेचुरल कलर भगवान ने क्या दिया है, पिंक कलर दिया है, गुलाबी कलर के आपके फेफड़े हैं। आप देख पा रहे हो, ये रहे आपके गुलाबी कलर के फेफड़े, राइट। अब बात करते हैं फेफड़ों की। मैम फेफड़ों का वजन कितना होना चाहिए? दोनों फेफड़े जो हैं, इन दोनों का मिलाकर 1.5 टू 1.7 किलोग्राम के होने चाहिए। अप्रोक्स 1500 से 1700 ग्राम के आपके फेफड़े होते हैं। बोले तो किलोग्राम में बोलोगे तो 1.5 टू 1.7 किलोग्राम के आपके लंग्स होते हैं। जब बात करते हैं बच्चा बाएं फेफड़े की, लेफ्ट लंग की, तो बायां फेफड़ा है वो दाएं फेफड़े के मुकाबले क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। आपका, मेरा, सबका बायां फेफड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है। इसका रीजन क्या है तो सुन लीजिए बच्चा, इस तरीके से आपका ये वाला फेफड़ा है, ये राइट वाला है, ये जो आपका लंग है ये राइट लंग है, और ये वाला जो फेफड़ा होता है ये आपका क्या होता है, बायां फेफड़ा होता है। बायां वाला एक तो छोटा है और एक क्या होता है बच्चा, इस तरीके से अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। बायां फेफड़ा ऐसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाएं फेफड़े के इस गड्ढे के अंदर यहां पर होता है आपका हार्ट, यहां पर आपका ह्यूमन हार्ट, यहां पर आपका हार्ट है जो अप्रोक्स 300 से 350 ग्राम का होता है। बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ एक गड्ढा सा बना हुआ होता है जिसे हम कार्डियक नोच कहते हैं। ये जो गड्ढा होता है ना बच्चा, इसे कहा जाता है कार्डियक नोच। नोच का मतलब होता है गड्ढा, कार्डियक का मतलब होता है हृदय, तो इसे हृदय गुहा कहा जाता है। वो गुहा, वो नोच, वो कैविटी जिसके अंदर क्या होता है, आपका हार्ट होता है। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हमारा कौन सा फेफड़ा छोटा होता है, तो बायां फेफड़ा आपका दाएं फेफड़े के मुकाबले में छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ आपका क्या है, आपका हार्ट है, मानव का हृदय है, जो अप्रोक्स 300 से 350 ग्राम का होता है। तो बायां फेफड़ा हमारा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि आप बता सकते हो बच्चा, इस बाएं फेफड़े के नीचे आपका हार्ट होता है। अब बात करते हैं, फेफड़े के चारों तरफ रहती है एक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, जो प्रोटेक्शन देती है। किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और वो मेम्ब्रेन क्या देती है, उस ऑर्गन को प्रोटेक्शन देती है, उसे क्या देती है, सुरक्षा देती है। और फेफड़े की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। हिंदी में प्लूरा लिखा जाता है, प्लूरा झिल्ली, हिंदी में प्लूरा। अब मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर करना चाहूंगी बच्चा, जब आप लंग्स की बात करते हैं तो फेफड़े के बारे में स्टडी करना, जब आप फेफड़े के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी, फेफड़ों के बारे में, टू स्टडी अबाउट लंग्स इज नोन एज पुल्मोनोलॉजी। और जो लंग्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। कभी आपने सुना है, ऐसे हॉस्पिटल होता है फेफड़ों वाला, उसके बाहर लिखा हुआ होता है पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल, या कोई डॉक्टर बैठते हैं उनको बोलते हैं पल्मोनोलॉजी स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बच्चा फेफड़ों के बारे में जब आप डिटेल में स्टडी करते हो, है ना, तब उस बायोलॉजी की ब्रांच को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब पल्मोनो शब्द है, उसका मतलब क्या होता है, पल्मोनो शब्द का मतलब ही होता है लंग्स, फेफड़ा। तो आप याद रखिएगा कि पल्मोनो शब्द हमेशा फेफड़े के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कार्डियक शब्द हमेशा हार्ट के लिए काम में लिया जाता है, जैसे डर्मिस शब्द हमेशा आपकी स्किन, त्वचा के लिए काम में लिया जाता है। ठीक वैसे ही बच्चा पल्मोनो शब्द हमेशा फेफड़े के लिए काम में लिया जाता है। तो पल्मोनोलॉजी, इसी तरीके से आप लिख दोगे कि फेफड़ों की जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, इस तरीके से जो फेफड़े के चारों तरफ लगी हुई होती है, जो फेफड़े को प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है और इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, तो बच्चा उसे प्लूरा कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, प्लूरा मेम्ब्रेन
किस ऑर्गन को प्रोटेक्शन देती है? तो आप क्या करके आओगे, प्लूरा मेम्ब्रेन हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्शन देती है, फेफड़ों को सुरक्षा देती है। अब जब इस प्लूरा की बात करते हैं तो प्लूरा भी दो होती है, दो मेम्ब्रेन है, दोनों को एक साथ मिला के प्लूरा कहा जाता है। एक का नाम होता है विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा, और एक होता है बच्चा पैराइटल प्लूरा, एक होता है पैराइटल प्लूरा। हिंदी में आपको कोई ज्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, हिंदी में बताती हूं क्या होता है, पहले समझो। देखो इस तरीके से आपका फेफड़ा है और इस फेफड़े के बाहर दो मेम्ब्रेन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस तरीके से एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई है ना, जो मैंने किस कलर से बनाई है, ग्रीन कलर से बनाई है, और दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई जो मैंने कुछ ऑरेंज से कलर से बनाई है। तो ये जो अंदर वाली है ना, अंदर वाली, इसे कहा जाएगा विसरल प्लूरा। तो इसे कहा जाता है आंतरिक फुफ्फुसीय झिल्ली, आंतरिक फेफड़े की झिल्ली, ये अंदर वाली है फेफड़े की झिल्ली, ये इनर मेम्ब्रेन है जो एकदम फेफड़े से सटी हुई होती है, ये अंदर वाली होती है। और ये जो बाहर वाली मैंने ऑरेंज वाली बनाई है ना, ये होती है पैराइटल प्लूरा, ये इसे बोलते हैं बाहरी फेफड़े की झिल्ली, ये आउटर है। और जब इन दोनों को एक साथ मिलाओगे तब आपका क्या कहलाएगा, दोनों को एक साथ कह के प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दोनों को एक साथ मिलाकर प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने कुछ टफ नहीं पढ़ाया है, मैंने इतनी सी बात कही है कि आपके फेफड़े के बाहर दो झिल्ली रहती है, क्योंकि फेफड़ा सॉफ्ट होता है, उसको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए होता है। तो जब बात करते हैं फेफड़े की बाहर वाली कौन सी है, पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली कौन सी है, विसरल प्लूरा, ये अंदर वाली है, ये बाहर वाली है, दोनों को मिलाकर आप प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फेफड़े की जो झिल्ली है वो कितनी झिल्लियों से मिलकर बनी हुई है, वो दो झिल्लियों से मिलकर बनी हुई है। बाहर वाली कौन सी है, आप बताएंगे बच्चा पैराइटल, अंदर वाली कौन सी है, विसरल प्लूरा। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक लिक्विड चीज भरी हुई होती है, और उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, उस द्रव को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड, उसे क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। प्लूरल फ्लूइड, आपके दोनों फेफड़ों के बीच में एक लिक्विड रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और ये फ्लूइड क्या करता है बच्चा, आपके फेफड़े को बाहर से लगने वाले झटकों से बचाने का काम करता है। मैं ऐसे जा रही थी, मैं इस बोर्ड से टकरा गई ऐसे, तो मेरे फेफड़े ऐसे थोड़ी निकल के बाहर आ गए, लेकिन शॉक तो लगा ना, झटका लगा ना। तो ये जो शॉक लगते हैं बाहर से, ये जो झटके लगते हैं, आप गए जा रहे थे ऐसे किसी चीज से टकरा गए, तो टकराने का जो शॉक है, जो झटका है, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण करने का काम किसका होता है, इस फ्लूइड का होता है। तो ऐसे ही हमारे हार्ट की मेम्ब्रेन के बीच में भी फ्लूइड रहता है, जिसे कार्डियक फ्लूइड कहा जाता है। फेफड़े के जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। तो ये जो फ्लूइड होता है, ये बाहर से लगने वाले झटके या बाहर से लगने वाले जो शॉक होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। अगर ये फ्लूइड नहीं होता तो आप ऐसे जा रहे थे तो किसी चीज से टकरा गए ना, तो आपके फेफड़े आपके हाथ में आ जाएंगे निकल के बाहर। तो ये प्रोटेक्शन का ही काम होता है इस मेम्ब्रेन का। ये मेम्ब्रेन इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। ये फ्लूइड बाहर से लगने वाले आघात, झटकों को बर्दाश्त कर जाता है ना, जिससे हमारे फेफड़ों तक किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो फेफड़ों की झिल्ली को हमने प्लूरा कहा। प्लूरा दो टाइप की होती है। फेफड़े कहाँ होते हैं, फेफड़ों का कलर क्या होता है, शायद आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कौन सा फेफड़ा छोटा होता है और कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कि इस तरीके से आपका ट्रैकिया आता है, विंड पाइप आता है, और आगे चलकर इस तरीके से ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, राइट, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया क्या लेकर आ रहा है, ट्रैकिया लेकर आ रहा है एयर। ये मैं एयर के मॉलिक्यूल बना रही हूं, ये हवा लेकर आ रहा है, और हमें हवा में से किस गैस से मतलब है, ऑक्सीजन से। इस तरीके से ये आपका मान लो राइट वाला फेफड़ा है, और ये आपका कौन सा है, लेफ्ट वाला लंग है। ये आपका बायां फेफड़ा, ये आपका दायां फेफड़ा। तो ट्रैकिया आकर दोनों फेफड़ों में डिवाइड हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, जब ये ट्रैकिया
पहली बार डिवाइड होती है, ये देखो ये पहला डिवीजन है ट्रैकिया का, पहली बार डिवाइड होती है। ट्रैकिया का क्या होता है? प्राइमरी डिवीजन होता है। ट्रैकिया का कौन सा डिवीजन? प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब क्या है? विंड पाइप। विंड पाइप को नाम दे दिया आपने ट्रैकिया। फूड पाइप को जैसे आप क्या बोलते हैं? फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस, वैसे ही विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये आपका ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन है। हिंदी में लिखेंगे श्वास नली का प्रथम विभाजन। श्वास नली का प्रथम विभाजन प्राइमरी डिवीजन हुआ। तो जब आपकी ट्रैकिया दोनों फेफड़ों में जाकर इस तरीके से डिवाइड होती है तो इस डिवीजन को एक नाम दिया जाता है। ये यहां से लेकर यहां तक का डिवीजन है, इसको ब्रोंकाई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्रोंकाई कहा जाता है। हिंदी में सेम नाम है, इसे ब्रोंकाई कहा जाता है। तो ट्रैकिया दोनों फेफड़ों में जाकर इक्वली इस तरीके से डिवाइड हुई तो इस स्ट्रक्चर को ब्रोंकाई कहा, इस स्ट्रक्चर को ब्रोंकाई कहा। मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूं। ये रहा, देखो दिखा रखा है ना, देखो ये रहा आपका ब्रोंकाई। ब्रोंकाई या ब्रोंकस एक ही बात होती है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? तो ये ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन था, उसको ब्रोंकस या ब्रोंकाई आपका डायग्राम में दिखा रखा है। अब क्या होगा? ये ब्रोंकाई आगे चलकर और छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ये आपका ट्रैकिया आ रहा था इस तरीके से। अब क्या होगा? ये ब्रोंकाई इस तरीके से और पतले पतले पाइप में पूरे फेफड़ों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रहती है। ये पतले पतले पाइप में और जाकर इसका आगे चलकर डिवीजन हो जाता है। ठीक ऐसे ही इस फेफड़े में भी हो जाता है आपका इस ब्रोंकाई का डिवीजन, और पतले पतले पाइप से इस तरीके से डिवाइडेड रहती है। तो ये तो ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन था। ट्रैकिया के प्राइमरी डिवीजन को आपने क्या नाम दिया? ब्रोंकाई या ब्रोंकस नाम देते हैं, राइट? अब ये ब्रोंकाई भी आगे चलकर डिवाइड हो रही है, तो इस बार आप क्या लिखोगे? इस बार हम लिखेंगे मैम सेकेंडरी डिवीजन। सेकेंडरी डिवीजन किसका होगा? ट्रैकिया का होगा बच्चा। ट्रैकिया एक बार डिवाइड हुई तब तो ब्रोंकाई कहलाई। अब ट्रैकिया दूसरी बार डिवाइड हो रही है इन पतले पतले पाइप में, तो ये जो सेकेंडरी डिवीजन है किसका? ट्रैकिया का। ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन एंड प्राइमरी डिवीजन, मैंने सिंबल लगा दिया, ठीक है? प्राइमरी को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो आप इस सिंबल से लिख लो। एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का तो पहली बार डिवीजन हो रहा है ना, वो बात अलग है कि आपकी ट्रैकिया दूसरी बार हो रही है। इज नॉन एज ब्रोंकिलस, इज नॉन एज ब्रोंकिलस या ब्रोंक्यूल्स। ये देखो डायग्राम में देखना, ब्रोंकिलस या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, दोनों नाम लिख सकते हो आप, या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे श्वास नली का दूसरा विभाजन। श्वास नली का कौन सा है? दूसरा। और जो ब्रोंकाई होता है एंड ब्रोंकाई का प्रथम विभाजन, प्रथम विभाजन क्या कहलाता है? आप लिखोगे ब्रोंकिलस या वायु कोष्ठक कहलाता है, या वायु कोष्ठक कहलाता है। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो समझने की कोशिश करना, ठीक है? कोई इतना मुश्किल नहीं है। सुनो बच्चा, ट्रैकिया प्राइमरी जब डिवाइड हुई तब इसको क्या नाम दिया मैंने? ब्रोंकाई कहा। अब ब्रोंकाई आगे चलकर और पतले पतले पाइप में डिवाइड हो जाती हैं, उसे हमने ब्रोंक्यूल्स कह दिया। और ये ब्रोंक्यूल्स जो है वो ब्रोंकाई का तो पहला डिवीजन है, लेकिन ट्रैकिया तो प्राइमरी डिवीजन हो चुका था ना ट्रैकिया का, तो ट्रैकिया का कौन सा होगा? ये सेकेंडरी डिवीजन होगा। ट्रैकिया का सेकेंडरी, ब्रोंकाई का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है? ब्रोंक्यूल्स या वायु कोष्ठ कहलाता है। अब बच्चा तीसरी बार ट्रैकिया फिर डिवाइड होती है। अब आगे चलकर ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं, ये ब्रोंक्यूल्स है बच्चा, इसको ब्रोंक्यूल्स दिखा दो। आगे चलकर ये ब्रोंक्यूल्स इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर में
जैसे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती हैं बहुत सारी, इस तरीके से हमारे फेफड़ों के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर, कूप के जैसी, वो होती है ना कूप जिसके तेल वेल भरते हैं जिसको लगा के हम बोतल वोटल पे, है ना, या गुब्बारे जैसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं लाखों, उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एल्वेलाई। हमारे फेफड़े के अंदर इस तरीके से, मैं एक आपको इमेज दिखाना चाहती हूं, उससे आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये देखो, ये देखो, ये देख पा रहे हैं? एंड में जाकर हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर को एल्वेलाई कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? एल्वेलाई कहा जाता है। एल्वियोली, हिंदी में एल्वियोली या कूपिका कहा जाता है, हिंदी में एल्वेओली या कूपिका कहा जाता है। तो बच्चा ये कूपिका क्या हुई? ये कूपिका है ट्रैकिया का थर्ड डिवीजन। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, लिखेंगे प्राइमरी डिवीजन हो गया, प्राइमरी आप सबने लिख लिया, सेकेंडरी लिख लिया। अब आओ टर्सरी डिवीजन पे, अब लिखेंगे आप क्या कि थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया बच्चा इस बार तीसरी बार डिवाइड हो रही है। एंड सेकेंडरी डिवीजन, अब बताओ सेकेंडरी किसका होगा? सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। सेकेंडरी डिवीजन किसका होगा इस बार? इस बार ब्रोंकाई का होगा। एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स क्या कहलाएगा? इसे कहा जाएगा बच्चा एल्वेओली। एल्वेओली, ये एल्वेओली होता है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? श्वास नली का तीसरा विभाजन, ब्रोंकाई का दूसरा और वायु कोष्ठकों का पहला विभाजन एल्वेओली या कूपिका कहलाता है। श्वास नली का तीसरा विभाजन, ब्रोंकाई का दूसरा और वायु कोष्ठक बोले तो ब्रोंक्यूल्स का पहला विभाजन क्या कहलाता है? एल्वेओली यानी कि कूपिका कहलाता है। एक बार जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना डायग्राम से। देखो बच्चा, इस फोटो से ये आपका फेफड़ा है और कुछ नहीं है। ये विंड पाइप आ रहा था, विंड पाइप का ये जो पहला डिवीजन है इसे ब्रोंकाई कहा। फिर आगे चलकर ऐसे पतले पतले पाइप में, ऐसे वायर की फॉर्म में ये ब्रोंक्यूल्स कहलाया। ये पतली पतली ब्रांचेस हैं, इसके अंदर से क्या जाना है? एयर जाना है। और लास्ट में जाकर आपके फेफड़े के अंदर इस तरीके की ये कूप जैसी स्ट्रक्चर या गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, इनको हम एल्वेलाई कहते हैं, इन्हें हम कूपिका कहते हैं। और बच्चा इसी एल्वेओली से ही हमारे फेफड़े मिलकर बने हुए हैं। ये एग्जाम में 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं डिवीजन से, याद रखना। और मैंने कहा था ना, लोगों को सिगरेट पीने से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ये जो ब्रोंकाई होती है ना, इसके अंदर आके सिगरेट का टार जम जाता है, जिससे क्या होती है, ये ब्रोंकिल्स होती है ना, इनके अंदर टार जमने से ये ब्लॉक हो जाती हैं, ये संक्री हो जाती है, जिसके कारण प्रॉपर एयर या ऑक्सीजन नहीं जाता है। उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इस बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ये चेन स्मोकर लोगों में होता है, जो लोग बहुत सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उन लोगों में होता है ये चीज, राइट। चलिए, तो ये जो एंड में स्ट्रक्चर बनी है कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की, इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हीं को हम एल्वेलाई कहते हैं। और बच्चा इन एल्वेलाई के अंदर क्या होता है? इन एल्वेलाई के अंदर ही प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का। और ब्लड के प्यूरिफिकेशन का मीनिंग मैं पहले ही बता चुकी हूं। जैसे एक अंगूर का गुच्छा होता है, उस अंगूर के गुच्छे पर बहुत सारे अंगूर लगे हुए होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे फेफड़ों के अंदर भी ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर अंगूर जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे एल्वेलाई या कूपिका कहा जाता है। और ये जो कूपिका है ना, ये किसके जैसी स्ट्रक्चर है? आप लिखेंगे अंगूर के जैसी संरचना होती है। तो अगर कभी आपसे पूछ ले ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है, अंगूर जैसी संरचना किसकी होती है, तो आप क्या बताएंगे? अंगूर जैसी संरचना क्या है? अंगूर जैसी संरचना होती है हमारे फेफड़े के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वेलाई। अंगूर जैसी संरचना क्या कहलाती है? एल्वेलाई या कूपिका कहलाती है।
इसी को कहा जाता है यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ लंग्स। हमारे फेफड़ों की इकाई इसी को कहा जाता है। जैसे ब्रेन की यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन होता है। खून के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक वैसे ही हमारा फेफड़े के अंदर जो सेल होती है लाखों में, उसी को हम क्या कहते हैं? फेफड़े की इकाई। तो अगर आपसे पूछ लिया कि फेफड़े की इकाई किस संरचना को कहा जाता है, तो आप कहेंगे फेफड़े की इकाई या सेल ऑफ लंग, या फेफड़े की कोशिका किसको कहा जाता है? तो फेफड़े की कोशिका या फेफड़े की इकाई हम एल्वेलाई को कहते हैं, क्योंकि फेफड़ा एक ऑर्गन है, अंग है, और ऑर्गन किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। तो हमारे फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फेफड़े की सेल, और फेफड़े की सेल को हम एल्वेलाई या कुपिका कहते हैं। जैसे ब्रेन की सेल क्या होती है? ब्रेन की सेल न्यूरॉन होती है, क्योंकि न्यूरॉन से ही हमारे ब्रेन बनता है। ठीक वैसे ही हमारे फेफड़े की सेल क्या कहलाएगी? एल्वेलाई यानी कि कुपिका कहलाएगी। और आपको बता दूं, यहीं पर इसी एल्वेलाई के पास क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। एल्वेलाई के पास क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। और सरफेस एरिया है तो यहीं पर क्या होता है? यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं पर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चा। अब कौन सी गैस का आदान प्रदान? इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? इसके अंदर, एल्वेलाई के अंदर खून भरा हुआ होता है, और उसी खून में से CO2 क्या होता है? बाहर निकलता है हमारे बॉडी से, और ऑक्सीजन गैस क्या जाती है? अंदर जाती है, इन होती है हमारे खून के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे होती है। मैं आपको ये बात पढ़ा चुकी हूं किडनी वाले चैप्टर में कि हमारे फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। और रक्त का शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन हम किसके कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं? हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। हमारे फेफड़ों की एल्वेलाई के अंदर जो खून है उसमें से CO2 बाहर जाना और ऑक्सीजन अंदर आना, खून के अंदर ऑक्सीजन का घुलना और CO2 बाहर जाना ही क्या कहलाता है? आप बताएंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, या क्या कहलाता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन कहलाता है, रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। जबकि ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? हमारी किडनी करते हैं, हमारे गुर्दे करते हैं। तो ये जो एल्वेलाई है इसके पास सरफेस एरिया होता है, और उसी सरफेस एरिया में क्या होता है? कौन सा प्रोसेस? ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसका मतलब हमारे खून के अंदर से CO2 बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। ये कितनी होती हैं? ये एल्वेलाई 1,00,000 फेफड़े में होती हैं। 1,00,000 एल्वेलाई इन 1 लंग, इन 1 लंग। एक फेफड़े के अंदर 1,00,000 एल्वेलाई होती है। तो आप सोचिए दोनों में 2,00,000 एल्वेलाई हैं, और इन्हीं 2,00,000 एल्वेलाई में क्या हो रहा होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ये रहा ना आपका एल्वेलाई, इसमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अब कैसे होता है उसके लिए मैं आपको एक फोटो बनाकर या आपको दिखाकर बताना चाहूंगी। ये देखो बच्चा, ये देखो बच्चा, आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है एल्वेलाई गैस एक्सचेंज। कैसे होता है एल्वेलाई में? बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एल्वेओली का बता रही हूं, ऐसे का ऐसा आपकी सारी की सारी एल्वेलाई में हो रहा होता है। आप हेडिंग दीजिएगा गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मैम CO2 का बाहर जाना, ऑक्सीजन का अंदर आना। अब ये बताओ हम क्या लेते हैं? हम एयर लेते हैं। एयर कैसे आई? एयर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण। एयर सबसे पहले आई नोज से, बिल्कुल सही बात है। नाक से कहां गई? फेरिंग्स में गई। फेरिंग्स को क्या बोलेंगे हम? ग्रसनी बोलेंगे। फेरिंग्स से कहां गई थी? लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलेंगे हम? वॉइस बॉक्स। अब लैरिंग्स से कहां गई थी? लैरिंग्स से गई थी बच्चा हमारी ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है, वायु नलिका है, श्वास नली है।
और ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन में गई जिसे बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से दोनों फेफड़ों में जा चुकी है। ब्रोंकाई का अगला डिवीजन क्या कहलाता है? ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। और ब्रोंक्यूल से एयर कहां जाती है? तो लास्ट में जाकर एल्वेओली में। तो इस तरीके से आपकी एल्वेओली तक क्या आ रहा है? एयर आ रहा है। ये एयर का रास्ता है। और ये रहा आपका एक एल्वेओली, एक एल्वेओली इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, इस एल्वेओली में कहां से एयर आ रही है? नाक से ली, फेरिंग्स में गई, लैरिंक्स में गई, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से एल्वेलाई तक क्या आ गई बच्चा? क्या आ गई? एयर आ रही। एयर का मतलब हो गया हवा आ गई। सांस लो। सांस लिया तो इस सांस में से आपने जो एयर ली है, ये एयर मेरी कहां पहुंच गई है? मेरी एल्वेलाई के अंदर पहुंच गई है। अब ये बताओ कि बाहर से जो हम एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज होता है? अप्रोक्स 0.02% होता है। इसका मतलब ये बाहर से एयर आती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का 0.003% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और बच्चा, जो बाहर से आप एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन क्या रहता है? ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना अमाउंट होता है? अप्रोक्स 21% मान लो आप, अप्रोक्स 21% मान लो आप। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है। तो ये बताओ, बाहर से जो इस तरीके से हवा आ रही है, ये हवा का रास्ता है, ये हवा का रास्ता ऐसे आ रही है एल्वेलाई में। तो इस एल्वेओली में जो बाहर से एयर आ रही है उसमें CO2 क्या है? कम। ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है। और हमारी एल्वेओली में जो खून होता है, इस खून में जो एयर होती है, उस एयर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। भाई ऑक्सीजन का लेवल कम है, तभी तो इस एल्वेओली को ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो आप बाहर से सांस ले रहे हो। अगर आपके बॉडी में पहले से ऑक्सीजन होगा तो आप तो बिना सांस लिए भी जिंदा रह जाओगे ना। तो ऑक्सीजन की कमी है, तभी आप बाहर से एयर ले रहे हो, है ना बच्चा। तो इसमें ऑक्सीजन कम होता है और CO2 ज्यादा होता है। CO2 हमारे बॉडी में बनता है। कैसे बनता है आप पूछोगे? तो भैया मैंने पढ़ाया था कि ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। तो CO2 बनता है। तो CO2 हमारे शरीर के अंदर ज्यादा होता है, बाहर से एयर आती है उसमें कम होता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को कि जो बाहर से हवा आई उसमें CO2 कम है, अंदर जो हमारे बॉडी में CO2 ज्यादा है। बाहर से हवा आई उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, और अंदर है उसमें ऑक्सीजन की कमी है। और आपने सुना होगा कि जब कभी भी गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस आता है तो हमेशा क्या होता है? हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है, एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। ये बताओ, इसमें एयर कौन सी गैस का प्रेशर ज्यादा है? इसमें ऑक्सीजन का ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन कम है। तो ज्यादा वाला किसके पास आएगा? इस कम वाले के पास आएगा। ये ऑक्सीजन है, ये यहां पर आ जाएगा। इस ऑक्सीजन के लेवल को बराबर करने के लिए बाहर से जो हवा ले रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई के अंदर आ जाएगा। ऑक्सीजन की एल्वेलाई में क्या हो चुकी है? एंट्री। ऑक्सीजन अंदर आ चुका है, क्योंकि बाहर वाले में ऑक्सीजन ज्यादा, अंदर कम। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी हमेशा एयर, है ना। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगी। तो ये ऑक्सीजन जो है ये अंदर आ गया। यहां CO2 ज्यादा है, बाहर CO2 कम है। तो यहां से CO2 जो है वो इस CO2 के लेवल को बराबर करने के लिए उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगा, और यहां से CO2 ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नोज, और नोज से आप क्या कर दोगे? आउट कर दोगे। जब आप सांस छोड़ोगे तो CO2 बाहर चला गया। सिंपल सा समझो एक्सपेरिमेंट करके। एयर गई फेफड़े के अंदर, फेफड़े के अंदर एल्वेलाई में गई, और बाहर से जो एयर जा रही है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों के ऑक्सीजन के लेवल को बराबर करने के लिए अंदर घुल जाता है। सांस छोड़ो, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बाहर कम है। तो ये CO2 इस रास्ते से होता हुआ नाक से और मुंह से आपका बाहर निकल जाता है। अब मुंह से सांस क्यों छोड़ सकते हो? क्योंकि भैया ये फेरिंग्स तो कॉमन था ना मुंह और नाक के लिए। तो इस फेरिंग्स से आधी इधर मुंह की तरफ कट जाएगी हवा,
आधी नाक से कट जाएगी, तो मुंह से और नाक से ऐसे आप CO2 को बाहर कर सकते हो। तो ये बताओ, यहां का CO2 बाहर निकल गया, यहां का ऑक्सीजन अंदर निकल गया, तो अब हमारी इस एल्वेओली में कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा हो गई? ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, यहां से ये खून के अंदर ऑक्सीजन है, हार्ट के पास जाता है, हार्ट उस ऑक्सीजन वाले खून को पूरे बॉडी के बीच में पंप कर देता है। ये एक एल्वेलाई में है। ठीक ऐसे ही आपके दोनों फेफड़ों के अंदर 2 लाख एल्वेलाई होती हैं, उसमें हो रही होती है प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि हमारे फेफड़े के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? वो विसरण, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। हमारे फेफड़ों के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है, या हमारे फेफड़े के अंदर जो क्या होता है, आप कहेंगे बच्चा प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यही डायग्राम ये बन रखा है। ये एक एल्वेओली दिखाई है। इस एल्वेओली में क्या है? देखो CO2 बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसे, और ये देखो CO2 का ऊपर की तरफ सिंबल है, ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रहा है। तो बच्चा जब यहां से जाएगा तो ऑक्सीजन वाला ही खून जाएगा। ये CO2 बाहर जा रही है, देखो CO2 का रास्ता देखो, ऐसे होती हुई बाहर जाएगी CO2। ये ऑक्सीजन अंदर घुल रहा है। तो सेम चीज ही तो आपको यहां दिखा रखी है जो मैंने आपको बना के दिखाई, कि इस तरीके से हमारे फेफड़ों के एल्वेओली में क्या होता है, आपका एक्सचेंज होता है किसका? गैसों का। ये देखो बच्चा, सेम चीज दिखा रखी है, ऑक्सीजन लाल वाले एरो से आ रही है, CO2 यहां से जा रही है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया किसी को, तो बच्चा इससे समझने की कोशिश करो, इस चीज से, इस फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करना कि एयर कहां से आई? सबसे पहले नाक से, एयर में ऑक्सीजन आ रहा है, नाक से फेरिंक्स में गई, फेरिंक्स से लैरिंक्स में, लैरिंक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया दोनों फेफड़ों में डिवाइड होगी, दोनों में एयर ले गई। अब ट्रैकिया जब सबसे पहली बार डिवाइड होती है, ब्रोंकाई में लेके जाएगी, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई में जाएगा, और एल्वेलाई में कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन से क्या हो जाएगा? CO2 तो एल्वेलाई से होती हुई बाहर चली जाएगी, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हमारे खून के अंदर घुल जाएगा। और इसी प्रोसेस को तो हमने क्या नाम दिया था? इसी प्रोसेस को हमने ब्लड प्यूरिफिकेशन का नाम दिया था। बताओ दिया था या नहीं दिया था? रक्त का शुद्धिकरण बोला था कि ब्लड प्यूरिफाई हो गया, मतलब ब्लड के अंदर कौन सी गैस ज्यादा हो गई? ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, और CO2 क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो इस तरीके से आपके एल्वेलाई से आपके फेफड़ों का काम आपको समझ में आ गया होगा। और कोरोना क्या कर रहा था? इसी एल्वेलाई के अंदर इन्फेक्शन कर रहा था। कोरोना जब बिगड़ गया, कोरोना बहुत ज्यादा हो गया, तो कोरोना ने इस एल्वेलाई के अंदर इन्फेक्शन कर दिया, ये एल्वेलाई मार दी, ये एल्वेलाई डीएक्टिवेट होगी, काम नहीं कर रही। तो अब कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा? उस इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन नहीं घुल रहा उसके खून के अंदर, इसलिए उस इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो नेचुरल तरीके से तो उसके फेफड़े के खून में ऑक्सीजन नहीं घुल रहा, अब बाहर से आप उसे ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगाओगे, इसलिए कोरोना के समय ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, क्योंकि उन लोगों के फेफड़ों के अंदर कोरोना ने अपना घर बना लिया था। कोरोना क्या एक वायरस है, और वो वायरस आके इस एल्वेलाई के अंदर इन्फेक्शन कर रहा था, जिससे एल्वेलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा था, जिसके कारण उस इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। इसलिए उस इंसान को ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा था, उसे वेंटिलेटर पे रखना जरूरी हो गया था। तो बच्चा क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन सीधे से बनते हैं कि एल्वेलाई क्या होता है, फेफड़े की यूनिट क्या होती है, फेफड़े की मेम्ब्रेन क्या होती है, विसरल मेम्ब्रेन क्या होती है, पैराइटल मेम्ब्रेन क्या होती है, फेफड़े के अंदर जो एल्वेलाई होती है उसमें गैसों का आदान प्रदान किस प्रोसेस से होता है, कौन सी गैस बाहर जाती है, कौन सी गैस अंदर आती है, फेफड़ों का वजन क्या है, फेफड़ों का कलर क्या है, फेफड़े कहाँ होते हैं, फेफड़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फेफड़े किस प्रोसेस पे काम करते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन पे। या पूछेगा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का रास्ता कैसा है, तो ऑक्सीजन ऐसे आता है, नाक, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई। CO2 ऐसे जाता है, ऑक्सीजन ऐसे आता है, CO2 को तो बाहर छोड़ना है ना, तो CO2 उल्टा जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है।
तो इस तरीके से आपके फेफड़े और फेफड़ों का ये एल्वेलाई काम करता है बच्चा। इस तरीके से आपकी ये एल्वेलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। एल्वेलस गैस एक्सचेंज लिखा हुआ है ऊपर। अंगूर जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं ये, जैसे अंगूर के गुच्छे के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, अंगूर लगे हुए होते हैं, वैसे हमारे फेफड़े में लाखों क्या होती हैं, ये आपके एल्वेलाई होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, आप कहेंगे बच्चा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो फेफड़े में अगर किसी में इन्फेक्शन हो गया तो उस इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन लेवल में कमी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी बच्चा, समझ गए? तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कहां से शुरू हुआ था, आइए जरा कल वाली चीज पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा कल वाली चीज यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मैंने एक फोटो लगा के आपको जो समझाया था, मैंने कहा था ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। हाँ, डायफ्राम अभी पढ़ाएंगे। देखो बच्चा, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाक, नाक से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वेली, ये दायां फेफड़ा है या बायां फेफड़ा है। अब दोनों फेफड़ों के नीचे ऐसा सी आकार का एक ऑर्गन होता है जिसे डायफ्राम, जिसे डायफ्राम कहा जाता है। खैर वो तो आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, उसे डायफ्राम कहा जाता है। अभी बताओ कि फेफड़े की स्ट्रक्चर, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एडम्स एप्पल, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस, एल्वेलाई, प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड, विसरल प्लूरल, पैराइटल प्लूरल, ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? किस तरीके से जब आप सांस ले रहे हैं तो हमारे खून के अंदर एयर में से ऑक्सीजन घुल रहा है और किस तरीके से CO2 बाहर जा रहा है, ये चीज आपको डिफ्यूजन प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये आ गया तो ये तो आपके फेफड़े का स्ट्रक्चर है। अब बच्चा कुछ इस चैप्टर से फैक्चुअल नोट्स हैं जिनको समझाने की कोई जरूरत नहीं होती है, कुछ फैक्ट्स हैं, आपने देखा भी होगा। अब डायफ्राम क्या है, कितना ऑक्सीजन लेते हैं, कितना CO2 छोड़ते हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन मतलब बाहर सांस छोड़ना, ब्रीदिंग क्या होता है, और उसके अलावा फेफड़े में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन सब के लिए मैं कल एक वीडियो अपलोड करूंगी, वो वीडियो देख लेना। फैक्ट्स है, उसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, समझाने वाला कुछ है ही नहीं। कुछ फैक्ट्स हैं जहां से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, जहां से कभी कभी मैम मेरे अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया आरती, बस हो जाएगा जल्दी। तो ये फैक्ट्स जो होते हैं ना बच्चा, इनको समझाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल आएगा राजेश, टीचिंग एग्जाम में क्यों नहीं आएगा? तनु कह रहे नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? हाँ, फैक्ट्स में बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें उस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा फेफड़ों के अंदर काले फेफड़े कैसे हो जाते हैं, भूरे फेफड़े कैसे हो जाते हैं, और ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो क्या बोल जाते हैं। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको डेली लाइफ में भी काम में आएगा, है ना? बस मिस्टर शंकर बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी। ओके वासु, थैंक यू बेटा। क्या हो गया शिवा? शिवा क्या हो गया? मैम क्लास देने के चक्कर में 1 महीने का पनिशमेंट मिल गया है मुझे, 16 घंटे। क्या हो गया मतलब? अच्छा, ड्यूटी कर रहे हैं आप किस में नौकरी करते हैं बेटा? कहाँ पे सर्विस कर रहे हैं आप? थैंक यू मिस्टर शंकर। कहाँ पे जॉब करते हैं जो आपको पनिशमेंट मिल गया? पढ़ाई के लिए कौन पनिशमेंट? अच्छा, आप आर्मी में हैं? ओहो, बहुत बढ़िया शिवा, शिवा आर्मी में हैं आप। कहाँ पे पोस्टेड है फिलहाल आप? कहाँ पे सर्विस दे रहे हैं आप? आप तो फिर सर हैं। सर क्या, आप तो सुपर हीरो हैं हमारे। आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, मैं आपकी स्टूडेंट हूं। अगर आप आर्मी से हैं, आप आर्मी में सर्विस देते हुए भी आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो फिर तो आप हमारे सुपर हीरो हैं बच्चा, मतलब सर हैं आप, मैं आपको सर करके बोलूंगी। अच्छा, J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी है आपकी? ओ, बड़े खतरनाक एरिया में। मेरे पापा ने भी जम्मू एंड कश्मीर में कम से कम 6 से 6.5 साल सर्विस दी है। कश्मीर में, कश्मीर से आगे है ना उधमपुर,
अगर आपने सुना होगा तो बड़ा खतरनाक एरिया है ना। तो वहां पे मेरे पापा ने 6 से 6.5 साल सर्विस दी है। तो आप थोड़े सेंसिटिव एरिया में हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, तो हमारे कश्मीर का ध्यान रखिएगा, कश्मीर में थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप देश के लिए सर्व कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं हो सकती है। 2017 में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। ओके सर, आप तो सुपर हीरो हैं, कभी आइएगा दिल्ली तो आप मिलिएगा, है ना। चलो, हाँ, हर एक फौजी को बच्चा एक बार तो लाइफ में JNK में ड्यूटी करनी होती है। प्रीति कह रही है मेरे भाई कहाँ पर हैं, ले में हैं, ले लद्दाख, वो भी ड्यूटी टफ है बच्चा। बहुत अच्छी बात है, आपके भाई भी सुपर हीरो है बच्चा। हर एक जवान जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं वो सब सुपर हीरोज हैं हमारे लिए। जैसे मैं अपने पापा को हमेशा सुपर हीरो बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए 34 साल सर्व किया है। उसके बाद भी उनकी क्या कहते हैं थोड़ी सर्विस बची हुई थी, लेकिन उनका ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो गया था। शायद मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रखी होगी ये चीज, मैं करती नहीं हूँ क्योंकि करती हूँ तो आप अभी देख रहे होंगे मैं इमोशनल हो गई हूँ एकदम। तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं एकदम जब ये चीज मेरे को याद आता है ना ये चीज। तो मेरे पापा को एक बार तो गोली लगी थी यहाँ से, जब वो JNK में थे ना तभी गोली लगी। तो आंख पे कभी अगर आपको मिलवाऊंगी अपने पापा से, कभी आपको इन फ्यूचर कभी मेरे को मौका मिला पापा से मिलवाने का, तो आप देखेंगे उनकी आंख पे यहाँ पे निशान है, क्योंकि उनको ऐसे गोली लगी हुई है। और दूसरा फिर उनका ऑन ड्यूटी एक बार एक्सीडेंट हो गया था। तो ये जो अपनी थाई वाली बोन होती है ना, फीमर, ये उनकी पूरी टूटी हुई है, उनको रोड लगी हुई है। 2016 में हुआ था, 9 नवंबर को उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर आपको मालूम है कि आर्मी वाले कैटेगरी लगा देते हैं, क्योंकि अब आप फिजिकली फिट नहीं रहे ना उनकी नजर में। तो बहुत मुश्किल से पापा बचे हैं। तो वो दिन अगर याद करते हैं हम लोग तो बहुत बार मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत बार मेरे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पापा की ऐसी हालत थी। हमको तो लगा था कि शायद अब पापा कभी जीवन में उठ नहीं पाएंगे, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन वही है कि इंसान की सोच और इंसान का जो स्टेमिना होता है ना, वही मन के हारे हार, मन के जीते जीत। पापा ने हार नहीं मानी थी, इसलिए आज वो हमारे बीच हैं अभी भी। तो अच्छी बात है। मैं इस मुद्दे पे मैं बात नहीं करती हूँ कभी, लेकिन करती हूँ तो मेरी यही हालत हो जाती है, इसलिए मैं जस्ट अवॉइड करती हूँ, है ना। चलो, नहीं शिवा, रुलाया नहीं है, ये तो एक ऐसा सेंसिटिव सा चैप्टर है लाइफ का कि जो याद आ जाता है अपना, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सच है कि जितना स्ट्रगल आर्मी के जवान भाई करते हैं सीमा पे या फिर कहीं पर भी जब पोस्टिंग होती है जहां पर, उनकी फैमिली भी उतना स्ट्रगल करती है। मतलब हम लोगों ने कभी कभी तो ऐसा होता था, अब आज का जमाना तो ऐसा हो गया ना, मोबाइल फोन वगैरह सब हो गया। उस जमाने में पापा के आज से 20-22 साल पहले कहाँ मोबाइल होते थे। तो हमारे साथ ऐसा होता था, पापा JNK में, कश्मीर में ड्यूटी थी पापा की, और ऐसा होता था कि 2-3 महीने पापा की कोई खबर ही नहीं है, हमारे पास खबर ही नहीं आई होती। तो वो बहुत स्ट्रगल हम लोगों ने निकाला है लाइफ का। हमारी मम्मी ने, मतलब मम्मी भी मेरी सुपर हीरो से कम नहीं है। तो वही है, करना पड़ता है जितना ये होता है ना कि जितना एक सोल्जर अपना देता है ड्यूटी, उससे ज्यादा उसके परिवार भी देता है। आप सोचिए, हम लोगों ने अपने पापा को 2-2 साल तक नहीं देखा था। कभी मेरे को याद नहीं पापा कभी स्कूल में जा पाए सही टाइम पर, कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, या कभी ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हम लोग ना एज से पहले मैच्योर भी हो गए। मुझे सब लोग बोलते हैं ऐसे कि आप में इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आ गई। मैंने कहा मैंने अपने परिवार से ली है मैच्योरिटी। मैंने अपनी माँ को देखा है, मेरी माँ हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे हमारे राजस्थान में गाँव में पानी की बहुत कमी होती है, तो 9-9 किलोमीटर दूर वो पानी लेकर आती थी। तो ये मैच्योरिटी अपने परिवार से आती है, अपने माँ बाप से आती है। और मोटिवेशन भी कहाँ से आता है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अकेले इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, इतना मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आता है। तो मुझे किसी और चीज की मोटिवेशनल वीडियोस देखने की, सुनने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने पापा से देखती हूँ, उनको गोली लग गई, एक बार पानी में डूब गए थे वो, उनके फेफड़ों में पानी भर गया था ऑन ड्यूटी, उनका एक्सीडेंट हो गया, फिर भी उनमें इतना स्टेमिना, इतना, आज भी देखो वो अपने देश के लिए इतना सर्व किया इन्होंने। मेरी माँ ने हम बच्चों को पढ़ाया है इतना मेहनत करके, इतना कुछ। तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो गए। नहीं तो आज की उम्र में देखो 22-23 साल में लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि, हालांकि मेरी 22-23 साल नहीं है उम्र, मेरी 28 साल की उम्र है मेरी, लेकिन लड़कियों को पता नहीं रहता है इस उम्र में खेल रही है, कूद रही होती हैं। लेकिन हम लोगों का तो अलग टाइम था। तो वही है, बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, ये चीजें मैं कभी सुनती नहीं हूँ, तो बच्चे ने, शिवा ने बता दिया, इसलिए मैं थोड़ी से इस चीज के लिए
डिस्कस करने लग गई। बाकी मैं करती नहीं हूँ ऐसी चीजें, लेकिन कभी मैं लाइफ में आपको अपने पापा से, बहुत जल्दी इस बार मैं घर जाऊंगी तो पापा से मिलवाऊंगी जरूर। तो उनको देखकर आप में अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा कि इंसान की पूरी रोड डली हुई है पैरों के अंदर, फिर भी इतनी एक्सरसाइज, इतने फिट है मेरे पापा। आप देख लोगे उनको तो आप बोलोगे आपके पापा लग ही नहीं रहे हैं। सीरियसली ऐसा लगेगा आपको कि पापा लग ही नहीं रहे हो। चलो फिर, बहुत अच्छी बात है ये, आप लोगों से आज थोड़ा सा कर लिया। ऐसा डिस्कस नहीं करती हूँ मैं जनरली इन चीजों को, लेकिन आप भी अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने मोटिवेशन के लिए, ये मोटिवेट होने के लिए ये वीडियोस और ये सब काम नहीं आते हैं। ये टेम्परेरी मोटिवेशनल कोट पढ़ने से कुछ नहीं होता है। परमानेंट मोटिवेशन है आपके मम्मी पापा, उनको देखो, उनके स्ट्रगल को देखो। क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी मेरी जैसी फैमिली से हैं। हम लोग को इतनी अमीर खानदान से नहीं है कि जहां पर हमने बचपन से हमें मुंह मांगी चीजें मिल गई हैं। नहीं, हमने देखा है अपने मम्मी पापा का स्ट्रगल। वैसा ही आप लोगों का भी होगा। मैं भी आप जैसे परिवार से हूँ, आप भी शायद मेरे जैसे परिवार से हैं। तो हम लोग मिडिल क्लास वाले या लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हर दिन स्ट्रगल देखते हैं, हर दिन मोटिवेट, कोई ना कोई ऐसी स्टोरी हमें मोटिवेट कर जाती है ना। तो वही बात है। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वो एक वीडियो डलवाऊंगी, उसको देख लेना, उसमें फैक्ट्स है, कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। और फिर परसों से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।